हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर दिनेश और स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल पे। तो पिछले लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जो इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड थी। इस लेक्चर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होती है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि रेस्पॉन्स टाइम किसको बोलते हैं, और फिर हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। तो सबसे पहले हम स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं आप एक गाड़ी चला रहे हैं और आपको दिखा सामने से कि कोई चीज़ आ रही है। जैसे मान लेते एकदम से आपको दिखा एक पशु आ गया, तो आपको जब दिखा तो आपने यहाँ पर ब्रेक मारा ए पॉइंट पे और आपकी गाड़ी जाके रुकी बी पॉइंट पे। ए जो है यहाँ पर पॉइंट जहाँ पर ब्रेक लगा, ब्रेक्स वर अप्लाई, और जो बी पॉइंट है जहाँ पर गाड़ी रुकी स्टॉप्ड। यानी आप गाड़ी से जा रहे थे, आपने देखा भाई आपकी गाड़ी के सामने एकदम से कोई आ गया, तो आपने ब्रेक मारा। ब्रेक मारने के एकदम से गाड़ी तो नहीं रुक जाएगी ब्रेक मारते ही, इसलिए ए पॉइंट पर आपने ब्रेक मारा और गाड़ी रुकी जाके कितना बी पॉइंट पे। तो ये होता है आपका ये जो डिस्टेंस ए बी है, दिस इज स्टॉपिंग डिस्टेंस। इसको बोलते हैं आप स्टॉपिंग डिस्टेंस। इसका हम फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं भाई अब यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी मैं v0 मान लेता हूँ और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वो तो 0 होगी, 0 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि जब b पॉइंट पर होगा तो कार क्या होगी, रुक जाएगी ना आपकी गाड़ी। तो फाइनल वेलोसिटी इतनी होगी। तो एक्सेलरेशन अब जो होगा वो अब डी एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का तो मतलब होता है कि आप वेलोसिटी अब बढ़ा रहे हो। अब आपने ब्रेक मारा तो वेलोसिटी कम होगी, तो डी एक्सेलरेशन होगा आपका, डी एक्सेलरेशन होगा। और ये जो होगा आपका ये माइनस ए होगा। एक्सेलरेशन को हम माइनस ए से दिखाएंगे, डी एक्सेलरेशन को क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। तो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस मान लेते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस एस डी, ये मैं दिखाता हूँ मान लो डी से, ठीक है। तो अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2ax। हम इनिशियल जो पोजीशन है उसको हम 0 मानेंगे। तो अब फाइनल वेलोसिटी तो यहाँ पर 0 है, इनिशियल वेलोसिटी v0 है प्लस 2, एक्सेलरेशन यहाँ पर माइनस ए होगा, और ये x क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट, यानी ये हमारा क्या होगा स्टॉपिंग डिस्टेंस ए और बी के बीच में। तो यहाँ से ये हो गया आपका इधर आके माइनस v0 स्क्वायर और ये माइनस 2ad, माइनस से माइनस प्लस हो गया, यानी ये हो गया आपका v0 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2ad, और यहाँ से अगर मैं d निकालूंगा तो कितना आएगा v0 स्क्वायर बाई 2a। जहाँ पर जो a है वो डी एक्सेलरेशन जो है उसका मैग्नीट्यूड होगा। यानी स्टॉपिंग डिस्टेंस आप यहाँ से देख सकते हो, जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ v0 स्क्वायर, यानी इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जितनी ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी होगी उतनी ही स्टॉपिंग डिस्टेंस ज़्यादा होगी। और ये तो बहुत ही कॉमन है। मान लेते अब बहुत तेज़ गाड़ी अगर आएगी तो ब्रेक मारने में बहुत दूर जाके रुकेगी, लेकिन अगर गाड़ी बहुत स्लो है आप एकदम ब्रेक मारोगे वहीं पे रुक जाएगी। तो वो कौन, फिजिक्स ने उसको एक्सप्लेन यहाँ से कर दिया भाई स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो v0 स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के बराबर है। अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी स्टॉपिंग डिस्टेंस ज़्यादा होगी, और अगर वेलोसिटी कम होगी तो स्टॉपिंग डिस्टेंस भी आपकी कम होगी।
तो ये आपका फॉर्मूला है। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी और डी एक्सेलरेशन अगर आपको पता है तो आप स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है। जैसे हमने जो एग्जांपल लिया था कि भाई आप गाड़ी से जा रहे हैं और एकदम से आपको कोई दिखा कि आपके सामने गाड़ी के आ गया है और आपने ब्रेक लगाया, तो रेस्पॉन्स टाइम का मतलब ये होता है जैसे आपने कब देखा, जैसे आप गाड़ी चला रहे एकदम से आपने देखा और कितनी देर बाद आपने ब्रेक लगाई, दैट इज द रिस्पॉन्स टाइम। यानी आपने कितनी देर में रिस्पॉन्ड किया, आपको पता चल गया था कि आपकी गाड़ी के सामने कोई आ गया है, तो आपने कितनी देर में रिस्पॉन्ड किया, वो होगा आपका रिस्पॉन्स टाइम। यानी रिस्पॉन्स टाइम को आप बोल सकते हो इट इज द टाइम विच वी टेक टू ऑब्जर्व एंड देन एक्ट। पहले हम देखते हैं फिर हम एक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम। जैसे मान लेते हैं, मैं इसको छोटा सा एग्जांपल अगर मैं लूँ कि मैं यहाँ से छोड़ूंगा और इस पर इस हाथ से पकड़ूंगा, तो इस हाथ के छोड़ने के बाद मेरे इस हाथ को पता चल गया था कि यहाँ से छूट चुका है, तो पकड़ने में कितना टाइम लिया, दैट इज द रिस्पॉन्स टाइम। तो रिस्पॉन्स टाइम का फॉर्मूला अगर मुझे निकालना हो तो जैसे मैं इसकी बात करूं, ये वाले मान लेते हैं ये एक रूलर है, अगर आपकी बुक में भी रूलर का एग्जांपल दिया हुआ है, तो ऐसे मैंने इस हाथ से पकड़ा हुआ है और दूसरा हाथ ऐसे है, तो एकदम से ये नीचे जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी हम 0 मीटर पर सेकंड लेंगे, इनिशियल पोजीशन हम 0 मीटर लेंगे, जो एक्सेलरेशन होगा वो -g होगा और फाइनल वेलोसिटी को हम v से दिखाएंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, v² = v0² प्लस 2a और y, और हम यहाँ पर भी इनिशियल पोजीशन y लेंगे क्योंकि जो आपका वर्टिकल मोशन है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, 2a की जगह -g हो जाएगा और y की जगह -y हो जाएगा, क्योंकि आपका हमने जो ओरिजिनल पोजीशन लिया है वो इनिशियल वो 0 लिया है और उसके बाद नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो -y होगा। तो ये होगा आपका v² = प्लस के 2gy। और v तो यहाँ से क्या है, एक्सेलरेशन इंटू t होता है, वेलोसिटी तो 2gy, और एक्सेलरेशन तो कितना है g -g इंटू t का स्क्वायर 2gy, तो यहाँ से होगा g² t² = 2gy। यहाँ से g कैंसिल और यहाँ से t² किसके बराबर आ गया, दिस इज इक्वल टू 2y/g, और अगर मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो ये हो गया आपका 2y/g। तो ये हमारा हो गया रिस्पॉन्स टाइम का फॉर्मूला। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता है यानी डिस्टेंस कितनी कवर हुई, और अगर आपको g पता है, g तो आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप रिस्पॉन्स टाइम निकाल सकते हैं। अब हम स्टडी करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रिलेटिव वेलोसिटी। आप जब भी ट्रैवल करते हैं, चाहे आप कार से कर रहे हो या बाइक से कर रहे हो या ट्रेन से कर रहे हो या इवन आप दौड़ भी रहे हो, तो आपने देखा होगा जब ट्रेन से जब आप बाहर देखते हो तो आपको लगता है जो पेड़ हैं वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर दो ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो आपने देखा होगा दूसरी ट्रेन जो है ना बहुत तेज़ जाती हुई दिखाई देती है, लेकिन अगर दो ट्रेनें सेम डायरेक्शन में जा रही हों तो आपको लगता है जो दूसरे वाली ट्रेन है वो बहुत स्लो जा रही है। अगर स्टेशन के ऊपर आप ट्रेन के अंदर बैठे हों और आप बाहर की तरफ देख रहे हो और वो वाली ट्रेन जब चलेगी तो आपको लगेगा कि वो जो ट्रेन है वो तो स्टेशनरी है और हम चल रहे हैं, ऐसा आभास आपको कई बार होता है। तो ट्रेन की दूसरी साइड देख के हमें पता चलता है नहीं नहीं हमारी खड़ी है और वो चल रही है। तो ये सब क्यों होता है? ये सब होता है रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से। मान लेते हैं दो ट्रेन है, एक ट्रेन ए है एक ट्रेन बी है और ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में, लेट अस सपोज ये एक्स डायरेक्शन में जा रही है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। तो इसकी वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी वी ए है और बी की एवरेज वेलोसिटी जो है वी बी है। इसकी जो इनिशियल पोजीशन हम एक्स ए 0 लेंगे और इसकी इनिशियल पोजीशन हम लेंगे एक्स बी 0, ठीक है।
तो अभी अगर हमें ए की पोजीशन निकालनी हो एट ए टाइम टी तो किसके बराबर होगी? इनिशियल पोजीशन तो कितनी थी? x से 0 प्लस उसका एवरेज वेलोसिटी v है, v a है, और कितने टाइम में निकालनी थी? तो v a इंटू टी। उसी तरह हम एक्स बी की पोजीशन निकाल सकते हैं टाइम t पर कितनी होगी। उसकी इनिशियल पोजीशन थी एक्स बी 0, एवरेज वेलोसिटी v b है और टाइम कितना है? t। अगर मैं अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये मान लें इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो अगर मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 निकाल दूं तो ये आ जाएगा एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी एंड दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका एक्स ए जीरो सॉरी एक्स बी जीरो माइनस एक्स ए जीरो प्लस आपका वी बी माइनस वी ए इंटू टी। तो मैंने दो में से एक को घटा दिया, तो ये जो आपका दिखाता है एक्स बी माइनस एक्स ए, दिस इज द डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ ट्रेन बी एंड ट्रेन ए एट टाइम टी। और ये किस पे डिपेंड करता है? जो इनिशियल पोजीशन है वो तो भाई कांस्टेंट वैल्यूज हैं, वो डिपेंड करता है हमारा वेलोसिटीज़ के ऊपर कि वी बी माइनस वी ए। जो वी बी ए है दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी। इसी तरह हम वी ए भी लिख सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी। ये बी एंड ए है और ये ए एंड बी है। तो अब हम देख सकते हैं डिफरेंट केसेस के लिए कि ये वैल्यूज़ एक्स ए एक्स बी क्या होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, वो सब हम निकाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम इसको लिख के रखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि वेलोसिटी की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए क्या हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ होगा। सबसे पहले हम ले लेते हैं वी ए इज इक्वल टू वी बी, यानी अगर ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, और दोनों की वेलोसिटी अगर बराबर होगी, तो यहाँ से देखिए अगर दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी तो ये इक्वेशन क्या देगी कि एक्स बी एट टी माइनस एक्स ए एट टी, यानी उन दोनों का किसी भी टाइम के ऊपर जो पोजीशन का डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू एक्स बी जीरो माइनस एक्स ए जीरो, यानी इनिशियल पोजीशंस के डिफरेंस के बराबर, जो कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं और दोनों की वेलोसिटी अगर बराबर है तो उनके बीच में जो डिफरेंस होगा, उनकी पोजीशन के बीच में जो डिफरेंस होगा वो हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी के बराबर होगा, और वो कांस्टेंट क्वांटिटी ये होगी उनकी इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस। और मैंने जो आपको बताया था ना कि जब दो ट्रेनें सेम डायरेक्शन में जा रही होंगी और सेम वेलोसिटी से जा रही होंगी तो आपको ऐसा लगेगा जो दूसरी ट्रेन है ना वो एक्चुअली रेस्ट के ऊपर है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस तो चेंज हो ही नहीं रही, तो आपको लगेगा कि जो बाजू वाली ट्रेन जा रही है ना, आपको ऐसा लगेगा वो स्टेशनरी है, वो रेस्ट के ऊपर है। यानी आप एक ट्रेन से अगर दोनों पास में इतनी पास में कि आप कूद सकते हो, तो आप एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन में भी आप कूद सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी से जा रही हैं। आइए अब देखते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा जब v इज इक्वल टू वी बी होगा। तो मान लेते हैं ये पोजीशन है और ये टाइम है, तो जब वेलोसिटी दोनों के बराबर होगी तो वो दोनों पैरेलल डायरेक्शन में ऐसे जाएंगे। मान लेते हैं ये आपका v, ये a है, ये b है, तो ये इनिशियल पोजीशन एक्स बी जीरो है और ये वाली जो है इनिशियल पोजीशन एक्स ए जीरो है। तो वो दोनों पैरेलल जाएंगी और उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, दैट इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द इनिशियल पोजीशन ऑफ बी एंड ए। तो ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सॉरी पोजीशन टाइम ग्राफ जब दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी। अब हम कंसीडर करते हैं वो केस जब ए की वेलोसिटी बी की वेलोसिटी से ज़्यादा होगी। अगर ए की वेलोसिटी बी की वेलोसिटी से ज़्यादा होगी तो पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। जैसे मान लेते हैं ये x है, ये t है, तो अगर a की वेलोसिटी b की वेलोसिटी से ज़्यादा होगी तो a, इसका मतलब a की स्लोप ज़्यादा होगी और b की स्लोप आपकी कम होगी। ये जो होगा
ए का ग्राफ होगा और ये बी का ग्राफ होगा। आपने देखा इसका सीधा जा रहा है क्योंकि इसकी स्लोप ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा है, और ये इसकी वेलोसिटी आपकी कम है। तो ये एक पॉइंट पे मिलेंगे जिसको हम मान लेते हैं T1, और ये पॉइंट आप इजीली निकाल सकते हो इस फॉर्मूले की हेल्प से। कैसे? एट टाइम T1 जब वो दोनों मिलेंगे तो दोनों की पोजीशन क्या हो जाएगी? सेम नहीं हो जाएगी, एक्स बी और एक्स ए। तो जो आपका एक्स बी एट टी विल बी इक्वल टू एक्स ए एंड टी। तो क्या आ जाएगा फिर? यानी एक्स बी एट जीरो माइनस एक्स ए एट जीरो एंड प्लस वी बी माइनस वी ए इंटू टी। ये किसके बराबर हो जाएगा? आपका 0 के बराबर हो। अगर आपको इनिशियल पोजीशन पता हो, फाइनल पोजीशन पता हो, आपको बी की वेलोसिटी पता हो, ए की वेलोसिटी अगर पता हो, तो आप वो टाइम भी निकाल सकते हो जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को काटेंगी। तो यहाँ से आप टाइम T1 निकाल सकते हो, बस आपको इनकी वैल्यूज चाहिए। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ था जब VA VB के से ज़्यादा हो। आइए वो केस डिस्कस करते हैं। अगर आपकी दोनों की जो वेलोसिटी है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, मान लेते हैं जो VA है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और तो VB वापस उल्टी डायरेक्शन में होगा, आपका वो नेगेटिव डायरेक्शन में। तो पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। ये मान लें XT, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, मतलब पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका, तो इसका जो स्लोप होगा पॉजिटिव होगा। VB नेगेटिव है तो इसका स्लोप क्या होगा? नीचे की तरफ आएगा, ही नेगेटिव स्लोप होगा। ये A होगा, B हो, और ये टाइम फिर से आप पिछले की तरह यहाँ से निकाल सकते हो जब XB और XA जो है ना वो इन दोनों का डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो अगर आपको बस इनिशियल पोजीशन पता होना चाहिए, फाइनल पोजीशन, और आप यहाँ से ये ध्यान दीजिए कि जो B होगा अब नेगेटिव होगा, क्यों VA है वो तो पॉजिटिव है, और जो VB होगा वो आपका नेगेटिव होगा क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर आपको ये चारों वैल्यूज पता हो, इनिशियल पोजीशन ऑफ बी, इनिशियल पोजीशन ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए, तो आप ये टाइम T1 जो है निकाल सकते हो जब वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। बस इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो और निकाल दो। तो ये देखा आपने कि हमने 3 केसेस स्टडी किए, जब वेलोसिटी दोनों के बराबर हो, जब VA ग्रेटर देन VB हो, और जब VA और VB जो है दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में हो, तो तीनों का हम पोजीशन टाइम ग्राफ निकाल सकते हैं। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चन है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं कि भाई आप बताइए जब VA इक्वल टू VB होगा तो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, या क्वेश्चन पूछ लेंगे भाई VA और VB जो है वो बराबर है, आप उनका पोजीशन टाइम ग्राफ निकालिए। या आप ये पूछ सकते हैं अगर VA VB अपोजिट डायरेक्शन में है तो बताइए कितने टाइम पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, और आपको चारों वैल्यू देंगे, XB देंगे, XA देंगे, VB देंगे, VA देंगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस तरह से आप रिलेटिव वेलोसिटी को स्टडी कर सकते हो इस फॉर्मूले की हेल्प से। चलिए अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती है तो आपको फास्ट जाती हुई दिखाई देती है आपके पास से, और जब सेम डायरेक्शन में है तो वो स्लो, वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB होता है। अब मान लेते हैं A जो है वो तो इस डायरेक्शन में जा रही है और B उस डायरेक्शन में जा रही है, तो अब B की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? B की रिलेटिव वेलोसिटी होगी, ठीक है, दिस इज VB माइनस VA। तो मान लेते हैं VA जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है और VB जो है वो 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ठीक है। तो कितना होगा VB? अब क्योंकि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम ये B को हम लेंगे, मान लीजिए इसको पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसको हम नेगेटिव लेंगे, तो ये हो जाएगा -20, और A को तो हमने पॉजिटिव ले लिया -10।
मीटर पर सेकेंड, यानी बी की जो रिलेटिव वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ए कितनी होगी एक्चुअली 30। यानी जो इंसान ए ट्रेन में बैठा है उसको लगेगा कि वो बी जो ट्रेन है एक्चुअली में -30 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। माइनस इसलिए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, उसको लगेगा 30 मीटर पर सेकेंड से जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, जबकि उसकी एक्चुअल स्पीड कितनी थी 20 थी। अब हम कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं वो सेम डायरेक्शन में अगर जा रहे हो, तो अगर यही केस में सेम डायरेक्शन में होता तो बी विद रिस्पेक्ट टू ए देखिए कितना होगा। अगर सेम डायरेक्शन में हो जाए तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो वी बी माइनस वी ए, तो बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए कितनी होगी, बी कितना है 20, वी ए कितना है 10, तो 20 में से 10 गए कितना है 10 मीटर पर सेकंड। यानी जो इंसान बी ट्रेन के अंदर बैठा है उसको लगेगा कि जो ए ट्रेन है वो एक्चुअली 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, और जो ए में बैठा है उसको लगेगा बी ट्रेन 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। यानी दो ट्रेनें जब सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो स्लो चलती हुई दिखाई देती हैं अगर एक ट्रेन में बंदा बैठा होगा तो, और अगर ऑपोजिट हैं तो आपने देखा कि जो है ज़्यादा दिखाई देती है नेगेटिव डायरेक्शन में, और ज़्यादा वो जो वेलोसिटी है वो भी उसमें जुड़ जाएगी। तो आपने देखा कि किस तरह से ये रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से आप रियल लाइफ को भी जोड़ सकते हैं कि किस तरह से मैं एक ट्रेन में जा रहा हूँ तो अगर वो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो तेज़ जाती हुई दिखाई देती है बिकॉज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। अभी हमने निकाला -30, लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में है तो स्लो जाती दिखाई देती है इसकी वजह से। लेकिन जो ग्राउंड के ऊपर जो बंदा है उसको वो सेम इस जितनी वेलोसिटी से वो जा रही है उतनी ही वेलोसिटी में वो जाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ना वो एक ट्रेन ए में है ना वो ट्रेन बी में है, क्योंकि ये रिलेटिव वेलोसिटी है। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पर्सन ऑन द ग्राउंड बी ही रहेगी। वो बंदे को ग्राउंड पे तो उतनी स्पीड से जाते हुए दिखाई देगा, लेकिन बस ए में जो बंदा बैठा है ट्रेन ए में उसको लगेगा डिफरेंट वेलोसिटीज। तो ये थोड़ा सा मतलब मैंने रियल लाइफ को जोड़ने की कोशिश की, किस तरह से आप रियल लाइफ में भी रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा 11th क्लास का यूनिट 3 भी कंप्लीट हो जाता है। हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी इसमें इन्वॉल्व किए जो कि मोस्ट ऑफ सोल्ड एग्जाम्पल ही थे। तो अगर 11th क्लास के कुछ स्टूडेंट सामने आते हैं और वो अनसोल्ड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना चाहते हैं तो वो मुझे फेसबुक पेज के ज़रिए या कमेंट सेक्शन के ज़रिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो हम अनसोल्ड जो एग्जाम्पल हैं उनको भी सॉल्व कर सकते हैं अगर स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हों तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। एक नए लेक्चर के साथ हम फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।